बहुविकल्पी प्रश्न समझाए हैं 14। कितने? 14 प्रश्न समझाए हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न समझाए मैंने 11 और लघुत्तरीय प्रश्न 2 समझाए हैं और दीर्घोत्तरीय प्रश्न समझाए कितने मैंने? 2 आपको समझाए। कितने समझाए? 2 समझाए। मैंने आपको टोटल 33 प्रश्नों को समझाया है। अब जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में समझने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को समझने वाले हैं। चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर के हम समझने वाले हैं, पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को समझेंगे, फिर हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को समझेंगे, फिर हम लघुत्तरीय प्रश्नों को समझेंगे, फिर हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को समझेंगे। जहां से बोर्ड एग्जाम में दीर्घोत्तरीय प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से 101% पूछा जाता है और कम से कम 2 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो हम पहले सबसे पहले समझेंगे क्या? बहुविकल्पी प्रश्न, फिर इसके बाद अति लघुत्तरीय, फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय। आइए हम सबसे पहले समझते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। मित्रों, पहला प्रश्न है हमारा कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों का समूह था? 7, 10, 15, 12। तो बताओ सोवियत संघ कितने गणराज्यों का समूह था? 15 गणराज्यों का समूह था। दूसरा प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1987, 2001, 1991 या 1997। तो आप सभी को पता है कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था वो 1991 में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने रूस के राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र कब दिया था? 1990, 1991, 1992 या 1993। आप सभी को पता है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने रूस के राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र 1991 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 1990, 1988, 1989 या 1985। तो आप सभी को पता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1989 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार को पूर्व जर्मनी के आम जनता ने कब गिराई थी? बर्लिन की दीवार जो थी उसे पूर्व जर्मनी के आम जनता ने कब गिराई थी? 2001, 1991, 1997 या 1989। तो बताओ कि बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी के आम जनता ने कब गिराया था? तो 1989 को दीवार को गिरा दिया था। दूसरा छठवां क्वेश्चन हमारा कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? दिसंबर 1991, दिसंबर 1921, दिसंबर 1990, दिसंबर 1993। आप सभी को पता होगा कि दिसंबर 1921 में शीत युद्ध का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ के समय वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? तो आप सभी को पता होगा कौन था वहाँ के जो राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के विघटन के समय। मिखाइल गोर्बाचेव थे। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे, सोवियत संघ के विघटन के समय का राष्ट्रपति थे। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? 1991 में। बर्लिन की दीवार पूर्व जर्मनी की आम जनता ने कब गिराया था? 1989 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1989 में। मिखाइल गोर्बाचेव ने रूस के राष्ट्रपति पद का त्यागपत्र कब दिया था? 1991 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 में हुआ था। और सोवियत संघ के कितने गणराज्य को समूह था? तो 15 गणराज्यों का समूह था। अब समझते हैं हम आगे के क्वेश्चन। आठवां प्रश्न है हमारा कि 1991 का मुख्य घटना क्या है? 1991 की मुख्य घटना क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि मुख्य घटना कौन सी है। तो देखो, सोवियत संघ का विघटन, या बर्लिन की दीवार का तोड़ा जाना, ये शॉक थेरेपी नीति का प्रयोग, या स्वतंत्र राज्यों की राजकूट का गठन। तो आप बताओ 1991 का मुख्य घटना कौन सी थी? तो आप सभी को पता होगा कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि विश्व राजनीति में द्विध्रुवीता के अंत का क्या कारण था? विश्व राजनीति में द्विध्रुवता के अंत का क्या कारण था? सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत, या गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, अर्थात ये इनमें से सभी। तो इनमें से सभी कारण थे, द्विध्रुवता के अंत का कारण ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1917 की रूसी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? तो बताओ रूसी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? आप सभी को पता होगा व्लादिमीर लेनिन के काल में ये नेतृत्व में 1917 की रूसी क्रांति हुई थी। व्लादिमीर लेनिन वहाँ के राष्ट्रपति थे 1917 के, ठीक है। उस समय में रूस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा गणराज्य इस समय रूस के साथ गृह युद्ध में व्यस्त है, गृह युद्ध कर रहा है? पूर्व सोवियत संघ का कौन सा गणराज्य है इस समय जो रूस के साथ युद्धग्रस्त है? आप सभी को पता होगा यूक्रेन से कई वर्षों से युद्ध चल रहा है, यूक्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश को बाल्टिक गणराज्य के रूप में जाने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक गणराज्य के रूप में जाने जाते हैं? तो
इनमें से जो सभी देश हैं वो जाने जाते हैं, जैसे लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया। कौन सा? लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। ये सभी राज्य, ये सभी देश हैं, तीनों देश बाल्टिक गणराज्य के अंदर आते हैं, तो अर्थात हमारा सही विकल्प होगा इनमें से सही। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि दूसरी दुनिया के देश इस रूप में जाने जाते हैं, अर्थात किस रूप में जाने जाते हैं, दूसरी दुनिया के रूप के जो देश हैं वो किस रूप में जाने जाते हैं? समाजवादी देश, पूंजीवादी देश, विकासशील देश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूसरी दुनिया के जो देश हैं वो समाजवादी देश के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1950, 1955, 1961 और 1965 में बताइए बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। ठीक है, ये थे हमारे 14 बहुविकल्पीय प्रश्न जो महत्वपूर्ण के साथ साथ अति महत्वपूर्ण हैं, जिनके चांस है बोर्ड एग्जाम में आने के। अब हम पढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से वही देखो सारे प्रश्न बताऊंगा, पूरे चैप्टर के सारे प्रश्नों की बात करने वाले हैं। हमने 14 इस चैप्टर के 14 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़े। अब हम पढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिनमें से पहला प्रश्न है हमारा कि युद्ध के समय प्रचलित किन्हीं दो संगठनों के नाम बताइए। वे युद्ध के समय प्रचलित किन्हीं दो संगठनों के नाम बताइए। तो पहला है नाटो। कौन सा है? पहला है नाटो। दूसरा है वार्सा संधि। कौन सी? वार्सा संधि। युद्ध के समय प्रचलित किन्हीं दो संगठनों के नाम, पहला है नाटो, दूसरा है वार्सा संधि। दूसरा क्वेश्चन हमारा सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख कीजिए। सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख कीजिए। पहला है विश्व एक ध्रुवीय हो गया था। क्या? पहला है विश्व एक ध्रुवीय हो गया था। और दूसरा पॉइंट है कि सोवियत संघ में शामिल राज्य अलग देशों के रूप में अस्तित्व में आने लगे थे। सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो जो विश्व एक ध्रुवीय हो गया था, कैसा हो गया था? विश्व एक ध्रुवीय हो गया था और सोवियत संघ में शामिल राज्य अपने अलग देश के रूप में अस्तित्व में आने लगे थे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दूसरी दुनिया के देशों में उन देशों को शामिल किया जाता है जो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के नेतृत्व वाले खेमे में शामिल थे। दूसरी दुनिया के देशों में उन देशों का नाम आता है जो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के नेतृत्व वाले खेमे में थे, जैसे कि सोवियत संघ, पूर्वीय जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी आदि देश शामिल है। दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दूसरी दुनिया के नाम से उन देशों को जाना जाता है जो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के नेतृत्व वाले खेमे में थे, जैसे कि सोवियत संघ, पूर्वीय जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी आदि है। अब हम समझेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है हमारा कि सोवियत राजनीति प्रणाली की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहला पॉइंट में लिखना है कि इस प्रणाली में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व व नियंत्रण होता है। सोवियत राजनीति प्रणाली की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करना है। तो पहला लिखना है कि इस प्रणाली में संपत्ति का अधिकार राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। एक बार और समझो इसी पॉइंट को कि इस प्रणाली में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व मतलब अधिकार होता है। दूसरा पॉइंट है कि इस प्रणाली में नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि इस प्रणाली में नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के दो कारणों का उल्लेख कीजिए। दो कहा है पर इसमें 3, 4, 5, 6, 7 लिखे हैं, जिनमें से हमें दो याद रखने हैं। औद्योगिक क्रांति के दो कारणों का उल्लेख कीजिए। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है कृषि सुधार, पुनः जागरण एवं भौगोलिक खोज, तकनीकी क्रांति, आधुनिक एवं व्यावसायिक शिक्षा, यातायात एवं संचार क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन, व्यावसायिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्र का उदय आदि इसमें शामिल हैं। ये क्या थे? औद्योगिक क्रांति के दो कारणों का उल्लेख करना था, जिसमें औद्योगिक क्रांति के निम्न कारण है कृषि सुधार, पुनः जागरण, भौगोलिक खोज, तकनीकी क्रांति, आधुनिक एवं व्यावसायिक शिक्षा, यातायात, संचार क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन, व्यवसाय क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्रवादी का उदय आदि इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 25 दिसंबर
1991 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। नव स्वतंत्र अर्थात नए स्वतंत्र देशों के सामने, नव का मतलब नए स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो नव स्वतंत्र देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या है, ये चुनौती है अपने देश की सीमाओं को सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की। जो नव स्वतंत्र देशों हैं, नव नहीं है, नव मतलब नया, नए जो स्वतंत्र देश बने जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, कुछ नए देश इस तत्व में आए थे, अर्थात उनका जन्म हुआ था, ये कह सकते हैं नए देशों का जन्म हुआ था, जिनमें से जो नए देश थे उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी सुरक्षा की चुनौती थी इस सीमाओं को सुरक्षा करना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। ये थे क्वेश्चन नंबर 7। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि शॉक थेरेपी क्या, शॉक थेरेपी की किसी एक परिणाम का उजागर कीजिए। शॉक थेरेपी के किसी एक परिणाम का उजागर कीजिए या एक परिणाम को बताइए। तो शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप रूस में लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों एवं कंपनियों को बेच दिया गया है। शॉक थेरेपी के किसी एक परिणाम का उजागर करना है तो शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप रूस में लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों में एवं कंपनियों को बेच दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए। सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला, देश में व्याप्त आर्थिक संकट। दूसरा, राजनीतिक एवं प्रशासनिक समस्याएं। तीसरा, सुधारों की धीमी गति। चौथा है राष्ट्रीय पहचान का उदय। तो नवा क्वेश्चन था हमारा कि सोवियत संघ के विघटन के दो महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख करना है। देश में व्याप्त आर्थिक संकट, राजनीतिक और प्रशासनिक समस्या, सुधार एवं धीमी गति, राष्ट्रीय पहचान का उदय। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि केंद्रीय एशियाई देशों के नाम बताइए। केंद्रीय एशियाई देशों में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तथा ताजिकिस्तान आदि देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा बल्कन या बाल्कन देशों के नाम लिखिए। बल्कन या बाल्कन देशों के नाम लिखिए। तो देखो, बल्कन या बाल्कन इस तरह भी लिखा रहता है, कहीं कहीं इस तरह भी लिखा रहता है, ठीक है, और पेपर में इस तरह लिखकर पूछता है, तो आपको याद रखना है, कापियों किताबों में ऐसा लिखा रहता है। तो बल्कन या बाल्कन राज्यों में अल्बानिया, बुल्गारिया, यूनान, क्रोएशिया, मैसेडोनिया तथा तुर्की देश शामिल हैं। हमने 11 महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ा है। पूरे चैप्टर में हमें 11 ही अतिलघुत्तरीय प्रश्न मिले हैं, जिनमें से मैंने आपको 11 प्रश्नों को बताया, इनको अच्छे से तैयार करना। अब हम समझेंगे इसके आगे के पॉइंट अर्थात अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को हम समझेंगे, तो आओ उन्हें समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, जो फर्स्ट होते हैं वो थोड़ा छोटे छोटे होते हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड होते हैं वो थोड़ा दीर्घ टाइप पर होते हैं, वो थोड़ा लंबे आंसर उनके लिखने होते हैं। तो इन्हें हम समझते हैं और मैं आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों समझाऊंगा। तो पहला प्रश्न है हमारा लघु उत्तरीय फर्स्ट का कि द्विध्रुवीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी कोई एक परिभाषा दीजिए। द्विध्रुवीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी कोई एक परिभाषा दीजिए। तो आपको आंसर में लिखना है द्विध्रुवीय व्यवस्था का अर्थ है विश्व का दो गुटों में बट जाना अर्थात बटा होना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व पूंजीवादी तथा साम्यवादी दो गुटों में बट गया। पूंजीवादी गुट का नेता था वो अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता था वो सोवियत संघ था। एक बार इसे और समझो कि द्विध्रुवीय व्यवस्था का अर्थ है विश्व का, किसका, विश्व का दो गुटों में बटा होना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व पूंजीवादी तथा साम्यवादी दो गुटों में बट गया था। पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत संघ था। अब इसकी परिभाषा समझो कि नॉर्थ एज और ग्रीफ के अनुसार द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो प्रमुख परिवर्तन आए वह था अमेरिका और रूस का महाशक्तियों के रूप में उदय होना, साथ ही यूरोप का विश्व कूटनीति केंद्र के रूप में पतन होना। नॉर्थ एज और ग्रीफ के अनुसार द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो मुख्य परिवर्तन आया था वो था अमेरिका और रूस का महाशक्तियों के रूप में उदय होना और साथ ही यूरोप का विश्व कूटनीति केंद्र के रूप में पतन होना। एक बार इसको पूरा समझो, क्वेश्चन भी समझो और इसका समझो आंसर
कि दो ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं, इसकी कोई एक परिभाषा दीजिए। तो द्विध्रुवीय विश्व का अर्थ है विश्व का दो गुटों में बढ़ जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व पूंजीवादी तथा साम्यवादी दो गुटों में बढ़ गया था। पूंजीवादी गुटों का नेता अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता था जो सोवियत संघ था। नॉर्थ एज और ग्रीफ के अनुसार द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो प्रमुख परिवर्तन आया वह था अमेरिका और रूस का महाशक्तियों के रूप में उदय होना, साथ ही यूरोप का विश्व कूटनीति केंद्र के रूप में पतन होना। यह था हमारा द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, और ये थी हमारी परिभाषा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि द्विध्रुवीय विश्व के पतन से आप क्या समझते हैं। द्विध्रुवीय विश्व के पतन से आप क्या समझते हैं, तो इसको अच्छे समझो कि शीत युद्ध के दौरान लगभग संपूर्ण विश्व दो गुटों में बढ़ गया था। शीत युद्ध के दौरान लगभग संपूर्ण गुट दो भागों में बढ़ गया था। एक गुट अमेरिका का तथा दूसरा गुट सोवियत संघ का था, इसलिए विश्व को द्विध्रुवीय कहा जाता है। परंतु 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाने के कारण विश्व में एक ध्रुवीय समाप्त हो गया था। इसी को द्विध्रुवीय विश्व का पतन का कारण कहा जाता है। देखो एक बार इसको और समझो। शीत युद्ध के दौरान लगभग संपूर्ण विश्व दो गुटों में बढ़ गया था, अर्थात जो पूरा देश था, पूरा विश्व था वो दो गुटों में बढ़ गया था। ठीक है, दो भागों में बढ़ गया था। पहला भाग था अमेरिका का, दूसरा भाग था सोवियत संघ का। इसलिए विश्व को द्विध्रुवीय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? द्विध्रुवीय विश्व को कहने जाने लगा। परंतु 1991 सोवियत संघ था जो दूसरा गुट था जो सोवियत संघ 1991 में टूट गया, उसका विघटन हो गया, तो विश्व का एक ध्रुवीय समाप्त हो गया। तो कौन बचा? एक ही ध्रुवीय बचा ना। इसी को द्विध्रुवीय विश्व का पतन कहा जाता है। ये थे हमारे दो अति लघुत्तरीय प्रश्न। कितने? दो अति लघुत्तरीय प्रश्न। मात्र मैंने आपको दो अति लघुत्तरीय प्रश्न बताए हैं। अब हमें समझना है, दो इसलिए बताएं क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न जो सेकंड है, हमारे लघुत्तरीय प्रश्न जो सेकंड है प्लस दीर्घ है, ये सेम पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में, तो हम दोनों को अच्छे समझेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट अब समझते हैं। लघु उत्तरीय प्लस दीर्घ उत्तरीय। अब सोचोगे आप, मैंने लघु उत्तरीय प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्यों लिख रखा है? देखो क्वेश्चन लघु उत्तरीय में क्या पूछेगा वो समझो पहले, कि शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी क्या है संक्षिप्त में बताइए, ये तुमसे पूछेगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। और दीर्घ उत्तरीय को प्रश्न में क्या पूछेगा कि शॉक थेरेपी के 4 परिणाम लिखिए। शॉक थेरेपी के परिणामों का उल्लेख कीजिए। शॉक थेरेपी के परिणाम हुए संक्षिप्त में बताइए। तो मतलब यही क्वेश्चन तुमसे शॉर्ट में पूछ लेगा, यही क्वेश्चन तुमसे लॉन्ग में पूछ लेगा। इस वजह से मैंने सारे प्रश्न अभी तक जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा उस सारे प्रश्न को लिख लिया है और आपको इसके सारे पॉइंट समझा दूंगा। देखो पहले हम समझेंगे शॉक थेरेपी क्या है, उसे संक्षिप्त में समझेंगे। अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा था, इसके परिणाम क्या हुए थे, इसके चारों परिणाम हम पढ़ेंगे। देखो कई सारे परिणाम बताऊँ जिसमें 4 आपको याद रखना है। इसमें साम्यवादी सत्ता क्या थी और इसमें कारण वगैरह जो भी है पूरा चैप्टर, इसको मतलब शॉक थेरेपी का पूरा चैप्टर यहाँ पढ़ने वाले। आप ये समझो कि देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि शॉक थेरेपी क्या है संक्षिप्त में बताइए, शॉक थेरेपी क्या थी, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये पूछता जाता है शॉर्ट में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। यहीं से लॉन्ग में पूछा जाएगा। देखो ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है कि शॉक थेरेपी के 4 परिणामों को उल्लेख कीजिए। कितने? 4 परिणाम लिखिए। और लॉन्ग में क्या पूछता है कि शॉक थेरेपी क्या है, इसके परिणामों का उल्लेख कीजिए। मतलब इसमें 4 पूछ रहा है तो 4 पूछ रहा है, तब भी आपका काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा। और इसके परिणामों को आप 4 लिख देंगे तो बोर्ड एग्जाम में उतने आपको मार्क्स मिले। ये तो आपको ये याद रखना, जितने भी क्वेश्चन है शॉक थेरेपी से संबंधित वह आज की वीडियो में खत्म कर दूंगा। यदि शॉक थेरेपी से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप बोर्ड एग्जाम में उसको कर आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आओ हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे शॉक थेरेपी के बारे में। सबसे पहले हम शॉक थेरेपी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो पहले आपको यही पूछेगा शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी क्या है। तो हम सबसे पहले शॉक थेरेपी समझेंगे, इसके बाद हम आगे के पॉइंट को समझेंगे। तो शॉक थेरेपी के बारे में समझते हैं। शॉक थेरेपी का अर्थ है क्या? शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात या सदमा पहुंचाकर उपचार करना। पहले पॉइंट यही याद रखना है, आघात या सदमा पहुंचाकर उपचार करना। आघात या सदमा पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी कहलाता है। यही हमारी परिभाषा है। बाकी आगे का ये मैंने विस्तृत रूप में अर्थात विस्तृत रूप में संक्षिप्त में लिख रखा है। अर्थ मतलब शॉक थेरेपी के बारे में संक्षिप्त में। क्वेश्चन नहीं है हमारा, क्वेश्चन हमारा कि संक्षिप्त में बताइए शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी तो हमारा ये है कि आघात या सदमा पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी कहलाता है। कहता है इसे संक्षिप्त में समझाइए, संक्षिप्त में समझाइए। तो हमें इसे संक्षिप्त में समझना है। शॉक थेरेपी समझ में आ गया ना आपको कि आघात या सदमा पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी कहलाता है। पर इसके संक्षिप्त में आगे समझो कि कम्युनिस्ट शासन के खत्म के बाद रूस में कुछ ऐसा ही हुआ था। जिस तरह की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था वहां मौजूद थी
उसके स्थान पर एक नए तरह की व्यवस्था कायम करने की कोशिश की गई। अभी तक रूस की कृषि भूमि और उद्योग धंधों पर सरकार का नियंत्रण था। किसका था? सरकार का नियंत्रण था, जिसे साम्यवादी व्यवस्था कहा जाता है। इसके आगे 3-4 लाइनें और उसे भी समझेंगे। पहले एक बार इसको और समझते हैं, ठीक है। कि शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात या सदमा पहुंचाकर उपचार करना। कम्युनिस्ट शासन के खत्मे के बाद रूस में कुछ ऐसा ही हुआ था। जिस तरह की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था वहां मौजूद थी, उसके स्थान पर एक नए तरह की व्यवस्था कायम करने की कोशिश की गई। अभी तक रूस की कृषि भूमि और उद्योग धंधों पर सरकार का नियंत्रण था, जिससे साम्यवादी व्यवस्था कहा जाता है। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को समझना है, मतलब इसी के आगे थोड़ा और उसको समझना है, तो उसे समझते हैं। उसके आगे समझो। परंतु जब इन्हें निजी नियंत्रण में लाया गया, परंतु जब इन्हें निजी नियंत्रण में लाया जा रहा था, इसे पूंजीवादी व्यवस्था समझा जाता था। देखो मैं एक आपको एक लाइन पढ़कर बताता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आपको मैं धीमे चलता हूँ, आपको धीमे धीमे मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। आपको अच्छे समझना है कि परंतु जब इन्हें निजी नियंत्रण में लाया जा रहा था, जिसे पूंजीवादी व्यवस्था समझा जाता था, इसी प्रकार अभी तक रूस में कम्युनिस्ट तानाशाही विद्यमान थी, पर अब वहां लोकतांत्रिक संस्थाएं कायम करनी थी। इस प्रकार एक तरह से रूसी समाज और उसकी अर्थव्यवस्था की काया पलट की जानी थी, जो भारी उथल पुथल का कारण बनी। इसलिए इसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। एक बार और समझो कि परंतु तब तब इन्हें निजी नियंत्रण में लाया जा रहा था, निजी पूंजीवादी व्यवस्था समझा जाता था। इसी प्रकार अभी तक रूस में कम्युनिस्ट तानाशाही विद्यमान थी, पर वहां अब लोकतांत्रिक संस्थाएं कायम करनी थी। इस प्रकार इस तरह से रूसी समाज और उसकी अर्थव्यवस्था की काय पलट की जानी थी, जो भारी उथल पुथल का कारण बनी। इसलिए इसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। मित्रों, हमने शॉक थेरेपी की परिभाषा को अच्छे से समझ लिया, हम शॉक थेरेपी को अच्छे से समझ गए। अब हमें समझना है अर्थव्यवस्था या आर्थिक कारण या हमें परिणाम, ये समझना है हमें, ठीक है। अब हमें परिणाम समझना है। देखो शॉक थेरेपी क्या थी, इसको समझ गया, इसके क्या परिणाम हुए, हमें परिणामों को अब समझना है। हर एक क्वेश्चन में परिणाम लिख कर आता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में यही पूछता है परिणाम क्या परिणाम हुए, ठीक है। तो अब हमें परिणाम के बारे में समझना है कि क्या इसके परिणाम हुए थे। तो अब हम इसे समझते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शॉक थेरेपी के परिणाम या आर्थिक परिणाम। देखो ये तुमसे परिणाम केवल पूछेगा या आर्थिक परिणाम पूछेगा, तो आपको घबराना नहीं है। अब आपको लिखना है जो मैं आपको कौन सा समझाऊं, ठीक है। पहला है सामाजिक सुरक्षा का बिखर जाना। पहला है सामाजिक सुरक्षा का बिखर जाना। ये आर्थिक परिणाम समझो, चाहे इसके परिणाम समझो। आर्थिक सुरक्षा का बिखर जाना, फिर हम समझेंगे आर्थिक विस्मय, फिर आर्थिक संकट। हमें 3 पॉइंटों को पढ़ना है। चौथा है हमारा मुद्रास्फीति के बारे में हमें समझना है, फिर हम इसके राजनीतिक कारण पढ़ेंगे। तो हम पहले समझते हैं आर्थिक कारण, ये इसके परिणाम। तो सामाजिक सुरक्षा बिखर जाना। सोवियत संघ पहला ऐसा देश था, सोवियत संघ पहला ऐसा देश था जहां काम का अधिकार नागरिकों को दिया गया था। राइट टू वर्क। सोवियत संघ पहला ऐसा देश था जहां नागरिकों को काम का अधिकार दिया गया था। नागरिकों को बुढ़ापे और बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता पाने का अधिकार था। गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध थी। परंतु सामाजिक सुरक्षा का यह घेरा अब टूट चुका था। इसलिए गरीबी बेहद बढ़ गई और स्वास्थ्य सेवाएं करीब करीब ठप हो गई थी, ठीक है, करीब करीब ठप हो गई थी। तो अच्छा सामाजिक सुरक्षा का बिखर जाना। सामाजिक सुरक्षा किसका? सामाजिक सुरक्षा। तो सोवियत संघ पहला ऐसा देश था जहां नागरिकों को काम का अधिकार मिला, राइट टू वर्क का काम मिला, ठीक है, का अधिकार मिला था। नागरिकों को बुढ़ापे और बीमारी की स्थिति से सरकारी सहायता पाने का अधिकार था। गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध थी। परंतु सामाजिक सुरक्षा को का यह घेरा अब टूट चुका था। इसलिए ये गरीबी बेहद बढ़ चुकी थी और स्वास्थ्य सेवाएं करीब करीब ठप हो गई थी। ये था हमारा पहला पॉइंट, परिणाम का हमारा पहला पॉइंट, या आर्थिक परिणाम का हमारा पहला पॉइंट। अब हम समझेंगे इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा आर्थिक विषमताएं। इसमें समझना है आपको खेतों और उद्योगों के निजीकरण से आर्थिक विषमताएं भी बहुत बढ़ गई थी। खेतों और उद्योगों के निजीकरण से आर्थिक विषमताएं भी बहुत बढ़ गई थी। नई आर्थिक व्यवस्था ने रूस को अमीर और गरीब के बीच बांट दिया था। क्या? नई अर्थव्यवस्था जो थी रूस में
रूस में अमीर और गरीब के बीच में बांट दिया था। भारत तथा अन्य देशों की तरह रूस में इतना बड़ा मध्यम वर्ग नहीं है, मध्यम वर्ग अभी तक नहीं है, जिसकी वजह से राजनीति में कोई प्रभाव पड़े। यह था हमारा आर्थिक विषय। अब हमारा तीसरा पॉइंट है आर्थिक संकट। सामूहिक कृषि फार्मों को निजी फार्म में बदला जाना था। जो सामूहिक कृषि थी, कैसा थी, सामूहिक फार्म थे या सामूहिक कृषि फार्म थे, उन्हें निजी कर दिया गया था, ठीक है, बदला जाना था। और सरकारी कल कारखानों को निजी क्षेत्र में लाया जाना था। मतलब जो सरकारी कल कारखाने थे उनको निजी क्षेत्र में लाया जाना था। ये कोई आसान काम नहीं था। इसलिए बोरिस येल्तसिन का कार्यकाल बहुत संकटपूर्ण बना रहा। राष्ट्रपति येल्तसिन और अन्य उच्च अधिकारियों के सगे संबंधियों ने सरकारी कारखानों और कृषि फार्मों को मिट्टी के मोल सस्ते दाम पर खरीद लिया था। चूंकि कल कारखानों की बिक्री कीमतें बहुत कम थी, इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गरज सेल कहा जाता है। एक बार इसको और समझो। सामूहिक कृषि फार्मों को निजी फार्म में बदल जाना था और सरकारी कल कारखानों को निजी क्षेत्र में लाया जाना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए बोरिस येल्तसिन वहाँ का राष्ट्रपति था, आप सभी को पता होगा। बोरिस येल्तसिन का कार्यकाल बहुत संकटपूर्ण बना रहा। राष्ट्रपति येल्तसिन और अन्य उच्च अधिकारियों के सगे संबंधी ने सरकारी कल कारखानों और कृषि फार्मों को मिट्टी के मोल या सस्ते दामों पर खरीद लिया। चूंकि कल कारखानों की बिक्री कीमतें बहुत कम थी, इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गरज सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरज सेल कहा जाता है। अब हमें समझना है इसका नेक्स्ट पॉइंट। चौथा पॉइंट है हमारा मुद्रास्फीति। क्या मुद्रास्फीति में हमें समझना है कि रूस में ऐसे लोगों का अभाव था। कैसे लोगों का अभाव था? जो निजी कंपनियों के मालिक बन सके। क्या? निजी कंपनियों के मालिक बन सके। अर्थात समझो, रूस में ऐसे लोगों का अभाव था जो निजी कंपनियों को कुशलतापूर्वक चला सकें। उनके पास उस तरह की प्रतिविधिकीय निपुणता नहीं थी जो होनी चाहिए। परिणाम ये हुआ कि मुद्रास्फीति इतनी बढ़ी कि रूसी मुद्रा रूबल, ये बात याद रखना कि रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल का मूल्य काफी नीचे आ गया। 1992 से लेकर वर्ष 2000 तक रूस पर 160 अरब डॉलर का विदेशी कर्जा हो गया। कितना हो गया? 1992 से लगाकर 2000 तक रूस पर 160 अरब डॉलर का विदेशी कर्जा हो गया था। राष्ट्रपति येल्तसिन बार बार अपने प्रधानमंत्री बदलते रहे, पर अर्थव्यवस्था सुधरी नहीं। पुराना कृषक और औद्योगिक ढांचा टूट चुका था, पर उसके स्थान पर नई व्यवस्था प्रकट नहीं हुई। मजदूरों, डॉक्टरों और सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने के कारण प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। ये थे 4 पॉइंट शॉक थेरेपी के परिणाम या आर्थिक व्यवस्था परिणाम। अब हमें समझना है राजनीतिक परिणाम क्या हुए थे। तो आओ समझते हैं राजनीतिक परिणाम को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शॉक थेरेपी के राजनीतिक परिणाम। शॉक थेरेपी से राजनीतिक परिणाम क्या क्या हुए तो वो समझना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास धीरे धीरे होता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास धीरे धीरे होता है। रूस और रूस से अलग होकर तजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान आदि जो नए राज्य बने थे, उन सभी के संविधान हड़बड़ी में बनाए गए थे। इनमें लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई संसदों के मुकाबले कार्यपालिका राष्ट्रपति को वहीं कहीं ज़्यादा शक्तियां प्राप्त थीं। रूसी राष्ट्रपति येल्तसिन को लोकप्रियता का ग्राफ अब काफ़ी नीचे गिरता जा रहा था। अब इसके आगे थोड़ा और है, उसको भी हमें समझना है। आओ उसे समझते हैं। उसके आगे है कि चीज़ें उनके हाथ से निकलती जा रही थी। किन के हाथ से निकलती जा रही थी? राष्ट्रपति येल्तसिन के हाथ से निकलती जा रही थी। तो चीज़ें उनके हाथ से निकलती जा रही थी। 1993 में उन्होंने एक धमकी दे डाली। ठीक है, 1993 में तो उनको धमकी तक दे डाली थी। ठीक है, कि रूसी संसद को भंग कर देंगे। इसी वर्ष देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। ठीक है, कि 1994 में चेचन्या में संघर्ष छिड़ गया। चेचन्या निवासी अपनी आज़ादी की मांग कर रहे थे। 1995 में रूसी संसद के लिए चुनाव हुए। संसद की कुल सीटें थी वो 450 सीटें थी। उसके लिए 43 पार्टियों का ग्रुप मैदान में आया था सामने। ठीक है, यहाँ तक आप एक बार और समझो
कि जो येल्तसिन था, रूसी राष्ट्रपति येल्तसिन की लोकप्रियता का ग्राफ अब नीचे गिरता जा रहा था, चीजें उनके हाथ से निकलती जा रही थी। 1993 में तो उनको धमकी तक 1993 में तो उनको यह धमकी दे डाली गई कि रूसी संसद को भंग कर दिया जाएगा। इसी वर्ष देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। 1994 में चेचन्या संघर्ष छिड़ गया। चेचन्या निवासी अपनी आज़ादी की मांग कर रहे थे। 1995 में रूसी संसद के लिए चुनाव हुए। संसद में कुल सीटें 450 थी, जिसमें से 43 पार्टियों ने भाग लिया था। यदि ग्रुप मैदान पर उतरे थे या मैदान में आए थे या भाग लिया था। सर्वाधिक सीटें गेनादी ज़युगानेव के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती थी। जो सर्वाधिक सीटें थी वो गेनादी ज़युगानेव वाले के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती थी। हालांकि कम्युनिस्टों को कुल 157 सीटें प्राप्त हुई थीं। दूसरे और तीसरे नंबर पर अदर सीटें और पार्टियां रहीं। ये था हमारा शॉक थेरेपी के राजनीतिक परिणाम, जिसको हमने डिटेल में समझा। अब देखो, आपसे राजनीतिक परिणाम पूछे, आर्थिक परिणाम पूछे, आपसे शॉक थेरेपी के बारे में पूछे, अर्थव्यवस्था के बारे में पूछे, परिणाम, संक्षिप्त परिचय, कुछ भी पूछे, साम्यवादी सत्ता, शॉक थेरेपी से कोई संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आशा करता हूं आप उसका आंसर जरूर बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे, क्योंकि मैंने उसके सारे पॉइंट को समाप्त कर दिया है। अब हम समझेंगे दूसरा क्वेश्चन को। आइए हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। मित्रों, इसे चाहे आप दूसरा प्रश्न समझो, चाहे दूसरा टॉपिक समझो, अपने बोर्ड एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी को हम कह सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, इसमें देखो, इस पेज में मैं तो यार खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिख कर लाया हूँ। आपको इससे संबंधित इतने सारे क्वेश्चन पूछेगा, जिसके मैं सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको एक एक करके समझाऊंगा। देखो, पहला प्रश्न है हमारा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत तथा रूस के संबंधों की चर्चा कीजिए। ये बात याद रखना, भारत तथा रूस के संबंध, और एक लाइन ये याद रखना, सोवियत संघ के विघटन। अब समझो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मतलब अथवा में क्या पूछता है कि सोवियत संघ के विघटन, यहाँ पूछा भारत जैसे देशों में क्या प्रभाव पड़ा, अर्थात भारत तथा रूस में संबंध यहाँ पर भी पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, ये सोवियत संघ का विघटन के बाद विघटन का भारत में क्या कारण, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, अब भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, अर्थात भारत तथा रूस में इसमें भी संबंध पूछ रहा है। तीसरे क्वेश्चन भी हमारा यही पूछ रहा है। इसका नेक्स्ट समझो कि सोवियत प्रणाली क्या थी। देखो, सोवियत संघ का विघटन और सोवियत प्रणाली लगभग सेम है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के कारणों का उल्लेख कीजिए, मतलब कारण कौन कौन से थे, सोवियत संघ का टूटने के कौन कौन से कारण थे, यहाँ पर भी एक नया क्वेश्चन तैयार होता है। ठीक है, दूसरा है सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए, सोवियत संघ के विघटन के कारण। ठीक है, आगे समझो। भारत जैसे देश, यहाँ पर भी क्या भारत तथा उस पर क्या प्रभाव पड़ा था, भारत जैसे देश पर क्या प्रभाव पड़ा था। यहाँ पर भी कि भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, ये भी याद रखना। ठीक है, परिणाम और कारण इसके अलग अलग हैं, ये बात ध्यान देना। अब ये समझो कि मतलब कितने प्रकार से क्वेश्चन घुमा सकता है, ये सब मैं इसलिए आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम लिखिए। यहाँ पर कोई भी परिणाम लिखने को कहता है, यहाँ पर एक परिणाम लिखने को कह रहा है। इसके आगे समझो, सोवियत संघ के विघटन के कितने छह कारणों का उल्लेख कीजिए। अब मित्रों, ये बात अलग से याद रखना कि कारण और परिणाम अलग अलग है। इसके भी हम 6 कारण पढ़ेंगे और इसके भी हम 6 परिणाम पढ़ेंगे। 6 परिणाम 6 कारण अलग अलग पढ़ेंगे, ये बात ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, सोवियत संघ के विघटन के लिए वे कहाँ तक उत्तरदायी थे। नेक्स्ट है कि सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की क्या भूमिका रही, मतलब यही सेम पूछ रहा है। ठीक है, मतलब इनमें सामने वही एक चीज पूछ रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, उसके परिणाम क्या थे, कारण क्या थे, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसको हम समझेंगे। इसके आगे 2-3 क्वेश्चन और पहले वो भी समझो। तो ये सारे क्या है क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इनको अच्छे से याद रखना कि क्वेश्चन कैसे भी बन जाए, आपको आंसर लिखना है ना। तो इसके आगे 2-3 क्वेश्चन उनको भी पहले समझो। इसके अथवा में 3 क्वेश्चन और उनको समझो। पहला अथवा में आया कि सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ के विघटन के कारणों का उल्लेख कीजिए। देखो, पिछले जो तुमको दिखा रहा हूँ उसमें पूछा गया था, यहाँ पर भी वही चीज पूछी गई है। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन किन परिस्थितियों में हुआ, सेम चीज पूछ रहा, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, क्यों हुआ था। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन पर विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, 3 तो यहाँ, कितने 3 प्रकार यहाँ। इसके आगे समझो, 3 तो यहाँ पूछा, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, मतलब हर साल एक नए प्रकार से क्वेश्चन पूछता वही है, पर इसका थोड़ा घुमा देता है, थोड़ा सा आपको घुमा देता है, आप घूम जाते हो। अब जैसे लिख कर आ जाए, सोवियत संघ के विघटन में गोरबाचेव की क्या भूमिका थी, आप सोच रहे हो कि क्या भूमिका थी, इसको मैं बताऊंगा क्या लिखना है इसमें। सब में सब कुछ सेम लिखना, पर इसमें अलग अलग टॉपिक में लिखना, अलग टॉपिक को समझ कर लिखना। आओ हम इसके आंसरों की बात करते हैं। देखो, हर एक प्रश्न में सभी में लिखा रहता है सोवियत संघ के विघटन, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम लिखिए, सोवियत प्रणाली क्या है, तो हमें सबसे पहले सोवियत ही संघ को समझना है। देखो लिखा रहता है ना कि सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, सोवियत प्रणाली, सोवियत संघ का विघटन के कारण। तो सबसे पहले हमारे को यही समझना है कि सोवियत संघ ही क्या। सबसे पहले हम समझते हैं सोवियत संघ के बारे में, कि जिसका औपचारिक नाम क्या था, सोवियत समाजवादी गणतंत्र का संघ था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है यूएसएसआर था। यह एक यूरो एशियाई देश था जो 1922 से लगाकर 1921 तक अस्तित्व में रहा। टॉपिक था सोवियत संघ का विघटन। तो इसमें समझो कि सोवियत संघ के गणराज्यों में चल रहे संघर्ष ने देश के विघटन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कि सोवियत संघ के गणराज्यों में चल रहे संघर्ष ने देश के विघटन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गणराज्यों के संघर्ष में सोवियत संघ की केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो चुकी थी, अर्थात जो सोवियत संघ था उसके गणराज्यों के संघर्ष के जो केंद्र में, अर्थात जो केंद्र में थी, वो सत्ता आज कमजोर हो चुकी थी, दुर्बल हो चुकी थी। एक के बाद एक करके सोवियत संघ के गणराज्य स्वतंत्र हो रहे थे। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था, जिसमें 15 नए गणराज्य बने थे। 15 नए गणराज्यों में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ये था हमारा सोवियत संघ, जहां से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यही पहले आपसे लाइन होगी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद के कारण की हुआ, यही सब पूछ जाएगा। तो आपको सोवियत संघ ये याद रखना, यही आपकी परिभाषा लिखना सोवियत संघ में। आप समझते हैं हम इसके आगे। सेकेंड टॉपिक है हमारा कि सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए। देखो ये 6 कारण बोर्ड एग्जाम में लिखने को आते हैं, 6 भी आ जाते हैं, 4 भी पूछ लेता है, 3 भी, 2 भी, 1 भी कारण, मतलब यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा जिसे हम अच्छे से समझना है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए। तो देखिए, सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण है, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित कारण है, आपको एक पहले ऐसी लाइन लिख देनी है, इसके बाद आपको हेडिंग डालकर लिखना। पहला है कि गोरबाचेव की नीतियां, किसकी, गोरबाचेव की नीतियों में लिखना है कि गोरबाचेव ने जब पुनर्रचना का अभियान चलाया तो भ्रष्ट अधिकारियों ने उनका विरोध किया था। ठीक है, जब गोरबाचेव ने जब पुनर्रचना अभियान चलाया था तो भ्रष्ट अधिकारी जो थे उनका विरोध किया था। वे पुराने कार्य व्यवहार से चिपके रहना चाहते थे, अर्थात जो पुराने कार्य थे उन्हीं पर वो चिपके रहना चाहते थे, उन्हीं पर वो लगे रहना चाहते थे लंबे समय तक। पर अयोग्य लोग के बीच एक प्रकार का अपवित्र संगठन मौजूद था। उन्होंने गोरबाचेव का कमजोर बनाने के लिए, अर्थात जो गोरबाचेव थे वहां के, उनको कमजोर बनाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई। गोरबाचेव सही नीतियों का अनुसरण कर रहे थे। उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि जनवाद अर्थात जनता, ठीक है, जनवाद के बजाय नौकरशाह का वर्चस्व कायम हो गया है। गोरबाचेव की नीति साम्यवादी की विकृतियों और कुशल नौकरशाहों को सुधारने की थी, जिनमें वे विफल रहे, अर्थात नाकाम रहे थे। ये था हमारा पहला पॉइंट, सोवियत संघ के विघटन के कारण में हमारा पहला पॉइंट था। अब हमें समझना है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पश्चिमी देशों की भूमिका। इसमें पश्चिमी देशों की क्या भूमिका रही, तो जैसे जैसे पूर्वीय यूरोप में लोकतांत्रिक सुधारों की मांग प्रबल होती गई, अर्थात मजबूत होती गई, वैसे वैसे इन देशों में अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र का समर्थन मिलता गया। पूर्वीय यूरोप के लोगों का यह भरोसा था कि उन्हें पश्चिमी राष्ट्र का आर्थिक और यहाँ तक कि राजनैतिक समर्थन मिलेगा। इस आशा ने कम्युनिस्ट शासन तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रही जनता का मनोबल बढ़ेगा। ये था हमारा दूसरा पॉइंट, पश्चिमी देश का भूमिका, और पहला पॉइंट था हमारा गोरबाचेव की नीति। अब हमें समझना है तीसरा पॉइंट, तो आओ तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा है हमारा कि पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी व सरकारों का पतन। तो इसमें लिखना है कि आपको कि गोरबाचेव ने पूर्वी यूरोप के देशों में सोवियत सेनाएं हटा ली थी। ठीक है, जो पूर्वी यूरोप के देशों में सोवियत संघ ने अपनी सोवियत सेनाओं को हटा लिया था। उन्होंने वार्सा संधि को समाप्त करने का निर्णय लिया था। इससे पूर्वी यूरोप के देशों में जैसे कि पोलैंड, हंगरी, रोमानिया आदि देश थे में सोवियत संघ का दबदबा कमजोर हो गया था। इन देशों में बदलाव की हवा चल रही थी कि हमें मतलब कि बदलना है, हमें और भी कुछ करना है अपने देश के लिए। ठीक है,
अंततः पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकार गिर गई। इससे कम्युनिस्ट जिनम की जड़ें कमजोर हो गई थी। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अब हम समझना चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं। तो गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के कारण सोवियत संघ टूट गया था। सबसे पहले बाल्टिक बाल्टिक गणराज्य में कितने देश थे? 3 राज्य थे। कौन कौन से? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने अपने उग्र तेवर दिखाए। ठीक है। 1988 व 1990 के बीच में राज्य अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके थे। उनकी दलील यही थी कि 1940 में स्टालिन ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर के साथ एक गुप्त संधि करके बाल्टिक गणराज्यों को सोवियत संघ से मिला लिया था। 1991 में जॉर्जिया ने भी अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी, जो सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण बन गया था। अब हमें समझना है इसका चौथा पॉइंट। पांचवा कारण है हमारा राजनीतिक लोकतंत्र को नकारना। इसमें देखो समझो कि 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरा। 1935 तक वह अपने को एक निरंकुश तानाशाह के रूप में स्थापित कर चुका था। सोवियत संघ की सांसद के फैसलों पर सिर्फ मोहरे लगाने वाली संस्था बनकर रह गई थी। मोहरे मतलब मोहरे के तरीके यूज करने वाली संस्था ही रह गए थे। अखबारों, रेडियो और प्रचार के अन्य साधनों पर सरकार का कड़ा नियंत्रण था। कम्युनिस्ट व्यवस्था में विचारों की आजादी के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। शासन के तानाशाही चरित्र ने जनता के असंतोष को बढ़ा दिया था। ठीक है। इसको आप अच्छे से 1-2 बार वीडियो को देख लेना, आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इनको लिखकर याद कर लेना, 2-2, 3-3 बार पढ़ना। यदि मैं आपको 2-2, 3-3 बार पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिसमें आपको बोरिंग महसूस होने लगी। तो इसलिए मैं आपको इनको सभी को अच्छे से लिख लेना और इनको तैयार कर लेना। ठीक है। इसका लास्ट और अंतिम कारण है आर्थिक विफलताएं। हमें आर्थिक विफलताएं समझनी है कि भारी उद्योग पर जोर देने की वजह से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में देश बहुत पीछे रह गया था। भारी उद्योगों पर जोर देने की वजह से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन से देश बहुत पीछे रह गया था। सोवियत संघ में लोगों का जीवन स्तर पश्चिम के उन्नत राष्ट्रों के मुकाबले बहुत नीचे था। कृषि और उद्योग दोनों का प्रबंध सरकारी कर्मचारियों के हाथों में था। सरकारी खेती को कायम बनाने के लिए हिंसा और खाद्य समस्या बराबर बड़ी विषम बन गई थी। ये थे हमारे सोवियत संघ के विघटन के 6 कारण मैंने आपको बता दिए। अब हम इसके आगे समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या निकले थे, उसे हम समझ रहे। हमने कारण समझ चुके हैं, अब हमें समझना है परिणाम। पहले लिखना है नए देशों का उदय हुआ था। आप समझो सोवियत संघ का जब विघटन होगा तो 100% नए देशों का उदय होगा और भी बहुत सी चीजें घटेंगी। अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, राजनीति व्यवस्था नई उत्पन्न होगी, तो उसको भी हम अच्छे समझते हैं। नए देशों का उदय। सोवियत संघ से अलग हो जाने वाले गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। किसके सदस्य बने थे? सोवियत संघ से अलग हो जाने वाले गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद कुछ देश नाटो तथा कुछ देश यूरोपीय संघ में शामिल हुए थे, जिनमें होने में अपनी भलाई समझी थी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं सोवियत संघ अर्थात रूस हम पर दोबारा से अधिकार न कर ले या अधिपत्य न कर ले, उसका इनका डर था। इस वजह से ये कुछ जो देश थे वो नाटो में शामिल हो गए थे और कुछ यूरोपीय संघ में शामिल हो गए थे। दूसरा है हमारा शीत युद्ध से उत्पन्न संघर्ष की समाप्ति। सोवियत संघ के टूटने के बाद शीत युद्ध से उत्पन्न संघर्ष की समाप्ति भी हो गई थी। देखो कैसे कि शीत युद्ध किसी न किसी रूप से करीब 4 दशक तक चला, पर मई 1988 में अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी हो गई थी। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी। ठीक है। अक्टूबर 1990 में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों का एकीकरण हो गया था। 1991 में सोवियत संघ का भी विखंडन हो गया और विश्व शीत युद्ध से मुक्त हो गया था। शीत युद्ध से उत्पन्न संघर्ष की समाप्ति समझो। यहाँ बहुत सारे पॉइंट है जहाँ से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एक एमसीक्यू बताता हूँ। चलो यहाँ समझो कि शीत युद्ध किसी ना किसी रूप से करीब कितने दशक तक चला था? 4 दशक तक। आपसे पूछेगा शीत युद्ध कितने दशक तक चला था? 4 दशक तक चला था। अब इसके बाद समझो कि मई 1988 में, कब? 1988 में अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेना वापसी आ गई थी, जिसकी वजह से
1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। क्वेश्चन पूछना है क्या न कि निम्न में से बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी, तो 1989 को बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1990 को हुआ था। और सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, 1991 में हुआ। इस वजह से विश्व शीत युद्ध से मुक्त हो चुका था। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। हमें समझना है तीसरा पॉइंट, दो ध्रुवीय का अंत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सर्वोच्चता। ठीक है, सर्वोच्चता, दो ध्रुवीयता का अंत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सर्वोच्चता। अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में रह गया था, क्योंकि सोवियत संघ में जब विघटन हुआ तो इसमें से एक जो रूस था उसका और विघटन हो गया था। रूस और भी सोवियत संघ था वो छोटे छोटे 15 गणराज्यों में टूट गया था। तो मात्र एक शक्ति बची थी, वो थी अमेरिका, जो जिसकी सर्वोच्चता का चुनौती देने वाला कोई दूसरा देश ही नहीं बचा था, जिसमें सबसे एक यही देश बचा था, अमेरिका। इसमें बस इतनी चीजें लिखनी है, आप समझते हैं इसके आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा भारत को आघात। इसमें भारत को क्या आघात हुआ वह समझो। सोवियत संघ के पतन के परिणामों व प्रभावों पर नजर डाली जाए तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव भारत पर पड़ा, क्योंकि सोवियत संघ भारत का एक सच्चा व महान मित्र माना जाता है, अर्थात रूस भारत का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। सोवियत संघ ने भारत के साथ अनेक समझौते किए हुए थे। अब उन पर शंका यह पैदा हो गया था कि उन समझौतों का क्या होगा, इसको मैं देखो हिंदी में समझाऊं तो आप मतलब सरल भाषा में समझो कि सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के पतन के परिणामों में क्या, तो सबसे नजर देखिए तो भारत पर पड़ा, क्योंकि भारत पर सोवियत संघ एक अच्छा दोस्त, महान दोस्त माना जाता है, क्योंकि सोवियत संघ ने भारत से अनेक समझौते कर रखे थे। तो शंका ये उठी कि ये समझौतों का अब क्या होगा। आपको समझौता वर्ड याद रखना है कि समझौता, सोवियत संघ भारत के साथ जाने कितने समझौते किए हुए था, जिनमें से आपको समझौता लास्ट में पढ़ाऊंगा। हमारा लास्ट टॉपिक भी है भारत और रूस के संबंध, उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अनेक समझौते कर रखे थे, तो शंका ये उठी थी कि अब समझौतों को क्या होगा। तो वहां का जो राष्ट्रपति था बोरिस येल्तसिन ने बार बार भारत से मतलब ये बात कही थी कि आपके सभी समझौतों को पूरा किया जाएगा, ठीक है। जितने भी समझौते हमने कर रखे हैं वो सारे समझौतों को हम पूरा करेंगे, चाहे हमारी कितनी भी अर्थव्यवस्था गिर जाए, पर हम भारत के साथ जितने भी समझौते किए हैं वो सारे समझौतों को हम पूरा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है तेल भंडार और अमेरिका का प्रभाव। सोवियत विघटन के पश्चात मध्य पूर्व के तेल भंडारों पर अमेरिका ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अब देखो अमेरिका का प्रभाव क्या था कि उसने उसके अलावा कोई शक्तिशाली बचा ही नहीं था। विश्व मतलब सोवियत संघ टूट जाने के बाद विश्व अधूरता के कारण दो महाशक्तियां थी, एक था अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ। सोवियत संघ का विघटन हो जाता है जिससे मात्र अमेरिका देश ही बचता है। तो सोवियत विघटन के पश्चात मध्य पूर्व में तेलों के भंडार अमेरिका का अपने कब्जे में कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा कि शक्ति संबंधों में बदलाव। शक्ति संबंधों में क्या हुआ ये समझो। शीत युद्ध के दौरान जो संभावनाएं की जाती थी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए देश एक समूह के रूप में, नए मोहरों के रूप में कार्य करेंगे, या बहुध्रुवीय विश्व में निर्माण होगा जिसमें से किसी एक महाशक्ति देश का बोलबाला होगा। लेकिन ये सब कुछ इसके विपरीत हुआ। अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बन गई थी। अब उसे चुनौती देने वाला सोवियत संघ नहीं बचा था। शक्ति संबंधों में बदलाव में आपको बस इतनी चीजें लिखनी है कि मतलब इसमें आप एक मेन पॉइंट रखो कि शीत युद्ध के दौरान जब कि दो महाशक्तियां थी, उनमें से दोनों महाशक्तियां अलग अलग हो गई, जिनमें से सोवियत संघ अमेरिका के टक्कर का नहीं बचा था। यह था हमारा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। मैंने आपको 6 बताया। यदि पेपर में 1 लिखने को आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, देखो 1 पूछेगा तो कोई 1 परिणाम पूछेगा, ये तो फिर 4 परिणाम पूछेगा या फिर 6 परिणाम पूछेगा, क्योंकि ये पूछेगा अति लघुत्तरी में, ये पूछेगा लघुत्तरी में, ये वाला पूछेगा दीर्घोत्तरी में। तो आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना है। अब हम लास्ट और अंतिम जो हमारा टॉपिक उसे समझते हैं। हमारा लास्ट और अंतिम टॉपिक है भारत और रूस में संबंध। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस में क्या संबंध बचे थे। देखो बहुत सारे पूछता है कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत और रूस का क्या संबंध था, सोवियत संघ के बाद रूस और भारत के कैसे संबंध थे, तो उसको समझना है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने यह आश्वासन अर्थात विश्वास दिया कि रूस भारत की रक्षा के साथ जरूरतों को भी पूरा करेगा। अब उसमें था ना ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि भारत को आघात पर भारत को आघात पर हमने पढ़ा नहीं था कि वो मतलब रूस ने काफी समझौते भारत के साथ कर रहे थे, जिसमें शंका उठी कि अब भारत का क्या होगा,
ऐसे ही तो रूस के राष्ट्रपति ने ये विश्वास दिलाकर कहा था, आश्वासन दिया था कि रूस भारत की रक्षा करेगा, साथ ही जरूरतों को पूरा करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जून 1994 1994 कब? जून 1994 में भारत और रूस के बीच 9 समझौते हुए थे। कितने? 9 समझौते हुए थे। 9 समझौते हुए थे। ये बात ध्यान देना। कब हुए थे? 1994 में। नवंबर 2001 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रूस की यात्रा की थी। फिर दोनों देशों ने आतंकवाद से जूझने के लिए सामरिक सहयोग समझौता जारी किया था। नेक्स्ट है कि दोनों देशों ने मिलकर कमांडो दस्ते तैयार किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिसंबर 2006 में दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष अभियान और स्पेस टेक्नोलॉजी का आयात कर सकेंगे। अंतरिक्ष अभियान पर काम और स्पेस टेक्नोलॉजी का आयात कर सकेंगे। वर्ष 2008 में भारत ने रूस के वर्ष के रूप में बनाया था और 2009 में रूस ने भारत के वर्ष के रूप में बनाया था। मतलब ईयर ऑफ रसिया और ईयर ऑफ इंडिया के रूप में, मतलब 2008 में भारत ने मनाया और 2009 में रूस ने मनाया था। ठीक है। और लास्ट और अंतिम पॉइंट हमारा कि दोनों देश के संबंध हमेशा अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। ये था हमारा सोवियत संघ का संपूर्ण जानकारी। देखो क्वेश्चन कैसे भी बन जाए, आपको घबराना नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ना। देखो सोवियत संघ का विघटन हमने पढ़ लिया था। भारत पर रूस के संबंध हमने अभी अभी आपको पढ़ाया है। इसके विघटन के क्या प्रभाव पड़े, देखो परिणाम, इसके परिणाम क्या हुए, कारण क्या थे, मैंने ये सब आपको एक एक करके टॉपिकों को समझा दिया है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है कि सोवियत प्रणाली क्या थी, तो सोवियत संघ क्या था, आपको ये बताना। सोवियत संघ का विघटन, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के कारण बताने, क्या बताने, कारण बताने हैं। इसमें परिणाम देख, कारण अलग है, परिणाम अलग है, मैंने दोनों को समझा दिया। सोवियत संघ समझा दिया, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ये बता दिया, भारत और रूस के संबंध भी बता दिए हैं। दोस्तों मैंने आपको भौतिक प्रश्न समझाए 14। कितने? 14 प्रश्न समझाए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न समझाए मैंने 11 और लघु उत्तरीय प्रश्न 2 समझाए और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझाए कितने? मैंने 2 आपको समझाए। कितने समझाए? 2 समझाए। बट उसमें 2 ही लघु उत्तरीय प्रश्न छिपे हैं, 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न छिपे हैं और 2 ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न छिपे हैं। अर्थात मैंने आपको वहां से 6 प्रश्नों को समझाया। मैंने आपको टोटल 33 प्रश्नों को समझाया है। अब देखो यदि मैंने आपको 33 प्रश्नों को समझाया है तो ऐसा नहीं है कि आप देखो कि बोर्ड एग्जाम में यहां से आए और फिर प्रश्नों को कर ना पाए। तो आप एक काम करना कि इस वीडियो को आप एक बार और देखना, इसके सारे टॉपिकों को समझना और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही सीरीज पूरे चैप्टरों के लाने वाला हूं। उसमें मैं पहले इसी तरह बताऊंगा, बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऐसे सारे प्रश्नों को सारे चैप्टरों में मैं कराने वाला हूं। आपको पॉलिटिकल साइंस में मेरा यही टारगेट रहेगा कि आपके 90+ मार्क्स जरूर आए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।